तो बच्चों वेलकम बैक। आज का जो चैप्टर है वो है एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन या उसकी तरह के कंपाउंड्स जो कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनकी जो रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर आज हाईलाइट रहेगी हमारी। और हाईलाइट में आप देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म और बहुत सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके की केमिस्ट्री के लेक्चर्स रेयर होते हैं। मैंने यूट्यूब में बहुत लेक्चर देखे, मगर लोग एस्केप करते हैं इस तरीके के मटेरियल डालने में। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मसलन कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के इफेक्ट्स जनरली देखने को मिलते हैं। उसी चीज़ को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये एक कॉमन रिएक्शन है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर ESR। ये रिएक्शन जनरली आपने देखी है इन फॉर्म ऑफ ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के रूप में। ठीक है बच्चों, इनमें ब्रोमिनेशंस के केस में आपने ब्रोमो बेंजीन बनता हुआ देखा है, नाइट्रो ग्रुप को जुड़ता हुआ, SO3H जुड़ता हुआ और R ग्रुप को या RCO ग्रुप को जुड़ते हुए देखा है। तो ये कॉमन रिएक्शंस थी जो कि आप लोगों ने इनकी ESR के दौरान देखी हैं। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म पे भी नज़र दौड़ा देते हैं। मैकेनिज्म भी बहुत मोस्ट स्टडीड मैकेनिज्म है इसकी। इस मैकेनिज्म के दौरान वो बोलते हैं जीरो स्टेप, एक पहला जो स्टेप होगा उसमें केवल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जैसे कि हर रिएक्शन के शुरू में हम देखते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का बनना बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही वो स्पीसीज़ होता है, वो रिएक्टिव स्पीसीज़ होती है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो है Cl पॉजिटिव या क्लोरोनियम आयन या फिर हेलोजन कैटायन बनेगा कैसे? इसके लिए बच्चों हमने हेलोजन के साथ Cl2 के साथ हमने एक हेलोजन कैरियर लिया हुआ है। FeCl3 एक हेलोजन कैरियर है, मतलब 3 हेलोजन तो इसने ऑलरेडी पकड़े हुए हैं और एक हेलोजन अगर इसमें और आ जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको भी पकड़ लेगा। विद द रिजल्ट क्लोरीन को हाइड्रोलिटिक फिजन के दौरान Cl पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब क्लोरोनियम आयन बनाना पड़ेगा। ये इसकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स आपको बाकी जगह भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाइट्रेशन के दौरान आपको नाइट्रोनियम आयन बच्चों देखने को मिलेगा। सल्फोनेशन के दौरान बच्चों आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड देखने को मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दौरान आपको मिथाइल कार्बोनियम आयन या एसाइलियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन एल्काइल या मिथाइल कैटायन आपको जो है ये एल्काइलेशन के दौरान और एसाइलेशन के दौरान एसाइलियम आयन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पहले स्टेप में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप लोगों को इसके लिए एक इलेक्ट्रोफाइल बना देना। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ है और बेंजीन जो कि अपने आप में 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ है। इन दोनों का एक दूसरे से स्वाभाविक अट्रैक्शन हो जाएगा, नेचुरल रूप से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो क्लाउड इलेक्ट्रॉन का जो हम बेंजीन में हमेशा देखते हैं वो इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करने के बाद ये एक तरीके से एराइलियम आयन बनाएगा, एक बेंजीन कंटेनिंग आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, जिसमें कि ये E जुड़ जाएगा। देखिए इसमें प्लस चार्ज गलती से लग गया तो ये E जुड़ जाएगा इसमें और ये आपका बनेगा एक एराइलियम आयन। बच्चों ये एराइलियम आयन अब अगले स्टेप में, मतलब जैसे सेकंड स्टेप हमने कहा, उस स्टेप में अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। स्टेबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको कि ज़्यादातर क्लासेस में स्किप कर जाते हैं हम लोग, मगर स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक यूनिक फीचर है बच्चों। और जितना ये अपने को स्टेबलाइज कर पाता है उतना ही रिएक्शन का रेट जो है ना हाई होता है। मतलब जितना ज़्यादा ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड होगी बच्चों। तो हम लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से ये जो एराइलियम आयन हुआ इसने अपने को स्टेबलाइज किया और कारण वही था। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेन रीज़न होता है। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हो, जिस कारण कि ये कंपाउंड अपने को स्टेबलाइज करेगा और विद द रिजल्ट, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, थर्ड स्टेप या जो फाइनल स्टेप है इसमें हमारा जो ये एराइलियम आयन है ये स्टेबिलिटी पाएगा किस रूप में, अपने आप से एक प्रोटॉन को निकाल के, मतलब प्रोटोनेशन करके। प्रोटॉन निकालने के बाद ये जो बनाएगा उसको बेंजीन डेरिवेटिव बोलेंगे या डेरिवेटिव बेंजीन्स बोलेंगे।
और इसी तरीके के कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। ये रिएक्शन आपने थोरो पढ़ ली। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव क्यों जनरली अपने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दिखाना पसंद करते हैं। बच्चों आगे थोड़ा सा और ध्यान दें। अब जो केमिस्ट्री इसकी आती है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फेज शुरू होने वाला है। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। बेंजीन में जब एक ग्रुप जुड़ गया तो बच्चों उसके बाद भी क्या ये रिएक्शन देगा, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और अगर देगा तो उसका रेट क्या होगा। बच्चों रेट का डिस्कशन है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हमने बेंजीन के ऊपर लगाए हुए हैं। ये तो हमारा बेंजीन है और दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाए हुए हैं। एक तरफ हमने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ और हमने ट्राईफ्लोरोमिथाइल लगाया हुआ है। तो इन दोनों के केसेस में हम देख रहे हैं, एक के केस में तो ये रेट बढ़ जा रहा है, CH3 लगाते ही इसका रेट जो है 23 टाइम्स बढ़ जा रहा है, जबकि CF3 लगाते ही इसका रेट बहुत 200 गुना कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आने वाले जो ग्रुप हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो इस ग्रुप इस कंपाउंड की ESR रिएक्शन को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। मतलब रिंग को या तो एक्टिवेट कर सकते हैं और ज़्यादा, या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए आने वाले ग्रुप का दो ही तरीके का नेचर हो सकता है बच्चों, रिंग एक्टिवेटर की तरह या रिंग डीएक्टिवेटर की तरह। देखना यह है कि इन दोनों केसेस में से रिंग एक्टिवेशन कब हमारे को मिला और क्यों मिला। अब मैं आप लोगों को पहले केस के साथ डिस्कस कराऊंगा। जो पहला केस हमने देखा था जिसमें कि हमने टोलुइन मॉलिक्यूल लिया था, जिसमें कि मॉलिक्यूल में CH3 मॉलिक्यूल एटम ग्रुप जुड़े हुए थे। अब CH3 के केस में देखिए, ये जो CH3 है इसको ढंग से देखिए। इस CH3 का कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में कम है तो कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा है इसके अंदर, और ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बच्चों बेंजीन से अगर डायरेक्टली जुड़ा है और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन को दे सकता है। कहने का मतलब है इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये दे सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ दे देगा तो ये बोला जाएगा कि इसने बेंजीन को कंट्रीब्यूट किया, इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। और अगर कोई चीज़ रिंग को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो वो उसके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के खाते में और बढ़ोतरी कर देगा, मतलब एक्टिवेशन कर देगा। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफ़र किया ये इसका डेफिनेटली प्लस आई इफेक्ट है। इसको हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं किसी ग्रुप के द्वारा, उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे आप इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर सिग्मा डोनेशन। बच्चों आपने यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे की चीज़ देखेंगे। इसके बाद अगली बात देखेंगे, जो दूसरा केस था हमारा ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ था, उसके केस में अगर हम सेम चीज़ देखें तो हमारे को बिल्कुल उल्टी कहानी दिखेगी। जैसे कि ये जो कार्बन था जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ था, अब इससे जुड़े हुए ग्रुप्स जो हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ऊपर देना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ देना शुरू कर देगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिंग से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी ऑब्जर्व हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक किस तरीके का रिंग डीएक्टिवेशन इफेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे सिग्मा अगर वो डोनेट कर रहा था तो यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है ये सिग्मा को एक्सेप्ट कर रहा है, सिग्मा एक्सेप्टर। वहाँ पे अगर प्लस आई इफेक्ट मिल रहा था तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट मिल रहा था। इसलिए जिस कारण एक्टिवेशन हो रहा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट इफेक्ट देखेंगे अगर आप लोग तो हमें पता चलेगा यहाँ पर रिंग डी एक्टिवेशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आगे थोड़ा सा और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिनॉल जहाँ पे कि हमारे पास बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं OH ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो O क्या चाहेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाना चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनों को ऊपर खींच दूं। इस कारण यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेप्टर की भूमिका में रहेगा। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका रोल क्या रहेगा, वो सिग्मा को एक्सेप्ट करेगा बच्चों। मगर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है इस रिंग से, उसमें अगर लोन पेयर है, याद रखना अगर उस पर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर को अपना बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। तो जहाँ पे शेयरिंग ऑफ
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी, वहाँ पे एक दूसरे तरीके का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा बच्चों। हम कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है अपने ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे करके प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। हम कह सकते हैं ये रेजोनेंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्लस आर या इसी इफेक्ट को बच्चों मीजोमेरिक या प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं। तो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट दिखाने के कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम लोगों की जो रिंग के अंदर है थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी आएंगे और हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। मेरी बात समझिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ दे रहा है। इस कारण बेंजीन रिंग की टोटल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे पाई डोनर इफेक्ट दिखेगा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट दिखेगा और विद द रिजल्ट हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिंग एक्टिवेटर हो जाएगा। यहाँ पे रिंग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और जहाँ रिंग ज़्यादा एक्टिवेट होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देंगे। इस तरीके की बात समझने के बाद जो नेक्स्ट आपको बात समझनी है, एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा चेंज सिचुएशन है। यहाँ पे आपको फ्लोरोबेंजीन का केस दिया गया है। बेंजीन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि ऑब्वियसली -I इफेक्ट वाला है, मतलब सिग्मा एक्सेप्टर है बच्चों। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई, मगर एक और चीज़ है, इसमें भी लोन पेयर है और लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर को नीचे की तरफ शेयर भी कर सकता है, मतलब ये पाई डोनर इफेक्ट भी दिखाएगा। इसका मतलब इस पे भी फिनॉल की तरह डोनर, पाई डोनर और सिग्मा एक्सेप्टर दोनों तरीके के इफेक्ट है, मगर इन दोनों में से इफेक्ट कौन सा ज़्यादा डोमिनेंट है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लोरीन जो है बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, हालांकि उस पर लोन पेयर है मगर वो किसी को देना पसंद नहीं करता बच्चों, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरीके से आपके पास एक एग्जांपल आएगा जहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, इन तीनों की ये पाई डोनर एक्टिविटीज़ को या फिर पाई डोनर प्रॉपर्टी को कंपेयर किया हुआ होगा और आप कंपेयर करके बता देंगे कि किस केस में ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है। देखिए फ्लोरीन मैंने आपको जैसे बताया छोटा मॉलिक्यूल है, किसी को भी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है यूँ समझ लीजिए। इसके बनस्पत अगर नाइट्रोजन की बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन रिलेटिवली क्या है, एक छोटा तो मॉलिक्यूल है मगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली दे सकता है। ऑक्सीजन इन दोनों के बीच की केस है, मतलब वो अगर इससे मुश्किल से देगा तो इससे आसानी से अपना लोन पेयर दे देगा। तो विद द रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि इन तीनों केसेस में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा मुश्किल से पाई डोनेट करेगा। पाई डोनेट जब मुश्किल से करेगा तो रिंग को एक्टिवेट करने में मुश्किलें आएंगी। इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे केस क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा नाइट्रोजन जो होगा ये ज़्यादा इजीली रिंग को डोनेट करेगा। इसका मतलब NH2 या फिर एनिलीन जैसे मॉलिक्यूल ज़्यादा रिंग एक्टिवेटर होंगे, या फिर उसके अलावा फिनॉल थोड़े से फिर भी ठीक होंगे, मगर F जहाँ पे लग जाएगा मतलब फ्लोरोबेंजीन जो कि ये केस है, ये बहुत मुश्किल से रिंग को एक्टिवेट होने देंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये रिंग को एक्टिवेट न करके डीएक्टिवेट कर देंगे। इसमें +M इफेक्ट है मगर वीक है और -I इफेक्ट है मगर स्ट्रॉन्ग है। तो विद द रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिंग एक्टिवेट ना होकर के डीएक्टिवेट हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा। यहीं पर कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग एनिलीन की, फिनॉल की और फ्लोरोबेंजीन की। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, आप यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इन तीनों के तीनों एटम्स को ही ध्यान देंगे और आप समझ सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का जितना इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने का जितना ज़्यादा मन है, वो उतना अच्छा रिंग एक्टिवेटर हो गया। अब किसका मन ज़्यादा है, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो आप इसको बेसिक प्रॉपर्टी से कोरिलेट कर सकते हैं। जो जितना अच्छा बेसिक कैरेक्टर रखता है वो उतना अच्छा रिंग एक्टिवेटर हो जाएगा। देखिए हम अमीन्स को जो है हमेशा बेसिक मान के चलते हैं, बेसिक अमीन को, है ना। तो अमीन्स के बेसिक नेचर बच्चों यहाँ पे भी बरकरार रहेगा। फिनॉल को हम जनरली वीक एसिड मान के चलते हैं, मगर फिर भी फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरीन के कैरेक्टर के कंपैरिजन में ये फिर भी इलेक्ट्रॉनों को नीचे डोनेट करना पसंद करेगा। तो इस तरीके से इनका जो रिंग एक्टिवेटर इफेक्ट है बच्चों, वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ के समझते हैं कि क्या रिंग डीएक्टिवेटर की क्या नाइट्रोबेंजीन का किस तरीके का कैरेक्टर है।
देखो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, इसके पास जो है डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O प्लस और माइनस, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहने का मतलब यहाँ पे -I इफेक्ट लगना लाजमी है, मगर इस पर कोई लोन पेयर भी नहीं है। देखिए, इस पर लोन पेयर नहीं है, इसमें तो खुद इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए ये प्लस चार्ज से दिखाई दे रहा है। तो ये अब यहाँ पे +M इफेक्ट ना दिखा करके -M इफेक्ट दिखाएगा। कहने का मतलब -I तो था ही था, ऊपर से -M भी पड़ गया, तो अब ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटर हो गया। ये एग्जैक्टली एक बहुत बढ़िया रिंग डीएक्टिवेटर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिंग डीएक्टिवेटर हो गया। इस एग्जांपल को भी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत बच्चों भी रहेगी। इस कारण हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, अगर हम इस रिंग डीएक्टिवेशन या एक्टिवेशन के केस को, तो जहाँ पे ये लोन पेयर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं रिंग की तरफ, और वो 3 जगह में, इस जगह और इस जगह। कहने का मतलब अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान दें, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ध्यान दें, तो इस 3 जगह पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। 3 जगहों को नाम दिया गया है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इसको ऑर्थो और इसको पैरा पोजीशन दिया गया है। तो ये 3 पोजीशंस में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण अब ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के, इसलिए रिंग एक्टिवेटर्स आर जनरली नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसीलिए रिंग एक्टिवेटर्स को ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं बच्चों। और कुछ आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर इसके वनस्पत कोई रिंग डीएक्टिवेटर का केस है, तो रिंग डीएक्टिवेटर का केस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की तरफ खींच के रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कॉज कर लेगा, और वो डेफिशिएंसी किन 3 जगहों में दिखेंगी, इन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में दिखेगी। तो ये 3 जगह अब इलेक्ट्रॉनों से रिलेटिवली कम डेंस हो गई। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए कहीं भी अटैक करना कहाँ पे पॉसिबल रहेगा, ये मेटा पोजीशन में, या जो ये बची हुई 2 पोजीशंस हैं, केवल इन्हीं पोजीशंस में जो है रिंग के अंदर नया ग्रुप अब आ पाएगा बच्चों। तो इसलिए इसको कहेंगे रिंग डीएक्टिवेटर्स आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस तरीके से आप इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट बच्चों करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको रिंग एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को कंपेयर करना भी आना चाहिए कि कौन बढ़िया ग्रुप आ जाएगा, जो रिंग एक्टिवेशन हो जाएगा या डीएक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को +R और +M इफेक्ट को, +M इफेक्ट और +I इफेक्ट को, या -M इफेक्ट को एक दूसरे से कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार अपने लेक्चर्स के दौरान बताया हुआ है कि हमारे पास जो कैरेक्टर होता है वो होता है RHI। आपके पास अगर इन तीनों ही केस अगर एप्लीकेबल हैं, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी रेजोनेंस को देनी है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को देनी है, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को देनी है। चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस जहाँ पे बढ़िया हो रहा है, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। और अगर R+ है और I चाहे माइनस भी है, तो ये कुल मिलाकर के कंपाउंड्स रिंग एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। तो इस तरीके के इफेक्ट्स को आप कंपेयर अगर करेंगे, तो उस तरीके से आप लोगों को आपको रिंग एक्टिवेटर की सीरीज और रिंग डीएक्टिवेटर्स की एक सीरीज मिल जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो इस सीरीज को ध्यान रख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि क्वेश्चंस अब आपको इसके ऊपर पूछे जाने हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाने हैं। ये रिंग की जो सीरीज मैंने आप लोगों को बताई, इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छा, अब थोड़ा सा लगे हाँ, तो ये केस भी देख लेते हैं कि बाई सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है, मतलब मान लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ने एक और ग्रुप को अपने पास जोड़ दिया और वो बाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, तो अब ये बाई सब्स्टिट्यूटेड भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? तो अगेन वही बात हो जाती है, पूरी की पूरा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस तरीके से जनरेट हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग की तरफ बढ़ रही है या घट रही है। मान लेते हैं अगर रिंग की तरफ बढ़ रही है, तो वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और हो सकता है बेंजीन से भी अच्छा दे। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके के इफेक्ट यहाँ पे देखने को आएंगे। अगर डायरेक्शनल इफेक्ट देखें बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, डायरेक्शनल इफेक्ट की आने वाला ग्रुप किस तरफ जाके जुड़ेगा, अगर ये देखें, तो बच्चों इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, या फिर यूँ मान लीजिए कुछ सेट ऑफ रूल है। 4 सेट ऑफ रूल के अंदर आप बात समझेंगे। हम ब्रोमिनेशन कराते जा रहे हैं हर केस में, और आप देखेंगे कि ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ रहा है, इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। इस ग्रुप में, इसमें जहाँ पे कि एक CH3 एक NO2 है, मतलब एक ग्रुप तो हमारा रिंग एक्टिवेटर है और एक डीएक्टिवेटर। तो ऐसे केसेस में क्या कंपाउंड बनेगा, देखें इस कंपाउंड में जो आपका मेजर कंपाउंड बनेगा बच्चों, वो हमेशा ब्रोमीन उस कार्बन पे उस पोजीशन में जुड़ेगा जो कि रिंग एक्टिवेटर के ऑर्थो पोजीशन में है। ये इसका मेजर ग्रुप बनेगा। एक्टिव
एक्टिवेटर हमेशा डोमिनेटिंग होंगे, एक्टिवेटर की सुनी जाएगी, वहाँ पे मेजर कंपाउंड वो बनेगा जहाँ पे कि ब्रोमीन एक्टिवेटर के अनुसार जुड़ेगा, मतलब उसकी ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा। अगले केस को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगले केस में हमने दोनों के दोनों रिंग एक्टिवेटर ग्रुप ले रखे हैं। दो रिंग एक्टिवेटर ग्रुप जो है हमारे, वो दोनों के दोनों अपने अलग अलग पोजीशन में चाहते हैं। ये वाला ग्रुप CH3 चाहता है कि इसके ऑर्थो में कोई ग्रुप आकर के जुड़े, और ये चाहता है OH की इसके ऑर्थो में जाकर के जुड़े। अब कहाँ पे जुड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए डिसीजन किस पे बेस्ड है बच्चों, कि कौन ज़्यादा रिंग एक्टिवेटर है, जिसकी पावर ज़्यादा रिंग एक्टिवेशन की। अभी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये +R इफेक्ट दिखा रहा है, जबकि ये केवल +I इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे R रेजोनेंस का इफेक्ट जो है हमेशा +I इफेक्ट से बढ़िया रहेगा, इसलिए ये वाला ग्रुप डोमिनेट कर जाएगा और इसी की ऑर्थो पोजीशन जो है फिल होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे दूसरा केस ये था। तीसरे वाले केस में बच्चों हम लोगों ने एक सिंपलर केस देख रखा है। इस वाले केस में क्या है, जहाँ पे हमारे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों ग्रुप किसी एक ही पोजीशन को फेवर कर रहे हैं, मतलब इस वाली पोजीशन को फेवर कर रहे हैं, दोनों की ऑर्थो पोजीशन में आ रही है। तो ब्रोमीन बिना किसी विवाद के यहाँ जुड़ सकता था, मगर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक और नया रोल चीज़ आएगा जिसको कहेंगे स्टेरिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। तो स्टेरिकली फेवर्ड और स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा फेवर करेगा जिसमें कि स्टेरिक रिपल्सन सबसे कम देखने को मिलेगा। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन किसी एक CH3 के ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा, जो कि दूसरे के लिए पैरा पोजीशन हो सकती है। इसी तरीके से 4th नंबर का जो केस है बच्चों, इस 4th नंबर के केस में आप लोग देखेंगे दो तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कब ज़्यादा फेवर होती है, कब कम फेवर होती है, कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट मिलता है, कब मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट मिलता है, या कब रिंग एक्टिवेट होती है या कब रिंग डीएक्टिवेट होती है बच्चों। थैंक यू।